Am I audible to all of you? एक तो तुम्हारे क्लास में बच्चे बड़े धीरे धीरे ऐड होते हैं, एकदम ऐसा लगता है सो के आ रहे हैं। ओके ओके। कल हमने मैं एक बार बिल्कुल ब्रीफ और दे देता हूँ। कल हमने बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक चीजें पढ़ी थी। बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि क्या क्या चीजें हैं जिसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आया। पहले जो बायोटेक्नोलॉजी यूज होती थी उसमें सिर्फ माइक्रोब्स का हम यूज करते थे प्रोडक्ट को गेन करने के लिए। माइक्रोब्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट या किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करते थे। लेकिन आज के बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग उनके जीन्स को क्या करते हैं, निकालते हैं, उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आरडीएनए बनाते हैं। और आरडीएनए बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली उनको हम, एक मिनट सुनो, ये मम्मी को दे दो। आरडीएनए बनाने के बाद हम बेसिकली उनके साथ क्या करते हैं, उसको होस्ट सेल में इंप्लीमेंट कर देते हैं, डाल देते हैं, और फाइनली क्या हो जाता है, जो भी प्रोडक्ट हमको गेन करना होता है हम कर लेते हैं। इसमें जो टूल्स लगते हैं, जो जो भी चीजें लगती हैं, वो जो टूल्स हैं बेसिकली वो क्या है कि सबसे पहले एंजाइम्स। एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आइसोलेट करने में, डीएनए को निकालने में, डीएनए को निकाल के फिर उसको कट करने में, कट करने के बाद उनको स्पेसिफिक साइट पे कट करना है कि टर्मिनल एंड पे कट करना है वहां पर। फिर उसके बाद कट करके अगर हमको मान लो एंजाइम से पूरा का पूरा डीएनए बनाना है या आरएनए बनाना है, तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं पे जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम का वर्क होता है, या सर्कुलेशन से बचाना है एंजाइम को तो वहां पर भी फॉस्फेटेज एंजाइम्स का यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो टूल्स हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, वो हम वेक्टर को लेकर के पढ़ेंगे, प्लाज्मिड्स को लेकर के पढ़ेंगे। होपफुली हमने आई थिंक थोड़ा बहुत कल बता दिया था प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद होस्ट सेल क्या होता है। सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप वेक्टर चूज करते हैं बच्चों, वेक्टर क्या है, दैट इज नॉट वर्किंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वेक्टर वो डीएनए है जो आपके डिजायर्ड जीन को लेकर के होस्ट तक जाएगा, ठीक है। तो डिजायर्ड जीन को समझ लीजिए पैसेंजर, ये यात्री है। डीएनए वेक्टर को समझ लीजिए ट्रेन, इसका नाम भी इसी के बिहाफ पे पड़ा, मैं भी बताऊंगा। और जहां पर इसको जाना है होस्ट, होस्ट को समझ लीजिए डेस्टिनेशन, ठीक है बच्चों। तो इसी बिहाफ पर जो आपका डिजायर्ड जीन है उसका नाम क्या है, पैसेंजर डीएनए होता है। उसका नाम सच में पैसेंजर डीएनए रखा गया है। और जो आपका वेक्टर है उसका नाम, दूसरा नाम जो रखा गया है वो व्हीकल डीएनए रखा गया है। अरे क्यों नहीं लिखा, उसका नाम व्हीकल डीएनए है। क्यों, क्योंकि ये पैसेंजर को कैरी करता है अपने अंदर। अब हमने कल बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं बच्चों, ये ज्यादातर प्लाज्मिड्स लिए जाते हैं, बिकॉज प्लाज्मिड्स आर द self-replicating structure present in microbes, and these are the structures we can easily hold the passenger gene or desired gene or gene of interest within themselves. तो जब भी आप वेक्टर को लेते हो तो दो बातें बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। पहला, डिजायर्ड जीन का साइज क्या है, और दूसरा, किस होस्ट सेल में जाना है। अब जैसे मान लो जैसे मेरे पास कोई मोबाइल है, सपोज दैट। अब इस मोबाइल में हमको जो सिम डालनी है, तो वो सिम को मान लो डिजायर्ड जीन है, और ये मोबाइल मेरा क्या है, वेक्टर है, ठीक है। और मैं होस्ट हूं, मुझे यूज करना है इसको। तो जो सिम डालना है मुझे इसके अंदर, तो वो सिम को ये अडाप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या पता ये माइक्रो अडाप्ट करता हो और हमारा सिम जो है मैक्रो हो। सिम बड़ा है, इसमें जगह छोटी है, तो फिर ये वेक्टर बर्बाद हो गया हमारा, इसका कोई यूज नहीं रह गया। और अगर मान लो कि इसमें सिम लग भी गया, ये चलने भी लगा, और मुझे यूज करना नहीं आ रहा है इसको, तो जब मुझे यूज करना नहीं आ रहा है तो फिर भी बेकार है ये। तो होस्ट सेल वेक्टर को रिसीव कर पा रहा है कि नहीं, उसके साथ एक्युमुलेट कर पा रहा है कि नहीं, उसके साथ मिलकर प्रोटीन बना पा रहा है कि नहीं, ये चीज भी डिपेंड करती है। और दूसरा है कि जो जीन है, डिजायर्ड जीन, उसकी साइज इतनी होनी चाहिए कि वो आराम से वेक्टर के अंदर आकर के क्या कर ले, अपने आप को कनेक्ट कर ले। समझ में आ गया बच्चों?
हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो। गुड। तो बच्चों कहने का मतलब यही है कि जब भी हम क्लोनिंग वेक्टर लेंगे या वेक्टर्स लेंगे तो इन दोनों बातों का ख्याल रखेंगे, डिजायर्ड जीन का साइज क्या है और किस तरह का होस्ट सेल में उसको जाना है। अब वेक्टर लेते टाइम हम तीन बात का ख्याल और रखते हैं, तीन चीजें और केयर करते हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, ये उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वेक्टर के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो प्लेस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों इस अगर आपको पता है कि वेक्टर का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां पर है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जितनी कॉपी मन चाहे करवा सकते हैं। ठीक है, आपको हाई कॉपी चाहिए या लो कॉपी चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास पता है कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो आप वहां पर एंजाइम दे करके नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए को कंट्रोल कर सकते हो। पहली चीज प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर का होना। किसका होना, सेलेक्टेबल मार्कर। अब मान लो तुमने जो भी वेक्टर लिया है उसका प्योर फॉर्म, वेक्टर जो तुमने लिया है उसका प्योर फॉर्म, और वेक्टर में जब आप क्या मिला दोगे, डिजायर्ड जीन मिला दोगे, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड फॉर्म हो जाएगा या रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्योर फॉर्म और रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में कुछ तो वजह होनी चाहिए, कुछ तो रीजन होना चाहिए कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सको। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला वेक्टर रिकॉम्बिनेंट बन चुका है और ये वाला नहीं बना है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स लेते हैं कि हाँ वो कलर भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट पर उसके जर्मिनेशन भी हो सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है वेक्टर पे, वेक्टर अपने प्योर फॉर्म में किस तरह से है और रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद किस तरह से, ये तुमको पता होना चाहिए पहले से, तभी तुम रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सकते हो और प्योर को हटा सकते हो, क्योंकि तुम्हें जरूरत किसकी है, रिकॉम्बिनेंट की है। जो रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाया तो जाहिर सी बात है क्या है, उसको आप क्या नहीं कर पाएंगे, आगे के प्रोसेस में नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात क्या थी, सेलेक्टेबल मार्कर का होना। पहली बात क्या थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना, और दोनों से आप अलग अलग तरीके से वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई वेक्टर है आपका, उसमें वो जगह ही नहीं प्रेजेंट है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी साइट पे आके कट करेगा, तभी तो उस साइट पे आके आप क्या कर लेंगे, अपना डिजायर्ड जीन अपना आप वो स्टिक करवा देंगे। तो वो साइट तो प्रेजेंट होना चाहिए ना जहां पे कटिंग हो, जहां पे डिजायर्ड जीन आके अटैच हो, तो उस साइट को हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं या क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो एक वेक्टर में तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बच्चों। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए जिसमें हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जाने, ताकि नंबर ऑफ कॉपीज को हम कंट्रोल कर सके। दूसरा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका वेक्टर कौन है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन है, तो वो सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए आपके पास, मतलब वो चीजें होनी चाहिए जिससे आप पहचान कर सके। तीसरा, क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए। क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब क्या है कि वो वेक्टर के ऊपर ऐसी साइट्स होनी चाहिए जहां पर डिजायर्ड जीन लाके अटैच किया जा सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक वेक्टर पे एक ही क्लोनिंग साइट होती है, कई बार ऐसा होता है कि एक वेक्टर पे एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट्स होती हैं, मतलब उसमें आप दो तीन जीन्स को अलग अलग जगह से ला करके अटैच कर सकते हो। तो वैसे वैसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीलिंकर क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। वैसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीलिंकर क्लोनिंग साइट्स कहते हैं, दिस वन। लेकिन फिर भी याद रखिए बच्चों, अगर एक वेक्टर पे एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट्स हैं, फिर भी आप एक्सपेरिमेंट हमेशा एक को लेकर के ही करेंगे। इसलिए क्योंकि अगर आपने दो चीजों को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर दिया, मतलब दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश कर दी, तो आपका सिलेक्टेबल मार्कर खराब हो जाएगा, फिर आप पहचान नहीं पाओगे कि किस तरीके का हमारा चेंज हुआ है। इसीलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आपके पास पॉलीलिंकर वेक्टर हो या फिर मोनोलिंकर वेक्टर हो, दोनों ही कंडीशन में क्या कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक ही साइट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाए, मतलब एक साइट का पार्ट हटा दिया जाए और उसमें दूसरे साइट को, उसमें दूसरे जीन को ला करके
अटैच कर दिया जाए। ठीक है, यही कोशिश होनी चाहिए बच्चों। ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि दो साइड हम हटा सकते हैं तो एक साइड यहाँ हटा दिया, एक साइड यहाँ पे भी लाके हटा के हमने अटैच कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एक जीन रीयूज कर सकते हैं एज डिजायर्ड जीन, आप कर सकते हैं अगर जीन एक्टिव है ना, तो आप किसी एक जीन को आपने किसी के अंदर डाला, फिर वो जीन को दोबारा से भी यूज कर सकते हैं अगर वो एक्टिव है तो। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बच्चों सबसे कॉमन वेक्टर क्या यूज किया जाता है, कल भी बताया गया था आपको, दैट इज प्लाज्मिड्स। दैट इज प्लाज्मिड्स आर यूजिंग as a most common vector form, and this most common vector form is natural in bacteria। इसको नेचुरली कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, देखो बच्चों ऐसा नहीं कि सारे वेक्टर प्लाज्मिड ही होंगे, कई वेक्टर्स अलग अलग भी होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। यही चीज हमको समझना भी है। अगर हमको आर्टिफिशियल वेक्टर बनाना हो, हम अगर आर्टिफिशियल कोई ऐसा डीएनए बनाना चाहें जो रेप्लिकेटिंग हो, ठीक है, तो हमने ऐसे दो बना के तैयार कर दिए हैं। दो वेक्टर्स हमने आर्टिफिशियल बना करके क्या कर दिए, तैयार कर दिए हैं। एक का नाम है PBR 322 327, ये एक ही कैटेगरी के हैं। इसको BR इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉलीवर और रॉड्रिगेज ने बनाया था इनको। ठीक है, इसीलिए PBR, पी मतलब प्लास्टिड, सॉरी प्लाज्मिड्स, पी मतलब प्लाज्मिड्स, BR का मतलब है बॉलीवर और रॉड्रिगेज, जिन्होंने इनको बनाया था। 322 327 इनका सीक्वेंस रखा गया था। ठीक है, तो इनको यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, जीन और डीएनए। आर्टिफिशियल बनाया गया था। दूसरा वेक्टर जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम यूसी रख दिया गया। पी मतलब प्लाज्मिड, यूसी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो उन्होंने भी 18 सीक्वेंस 19 सीक्वेंस बना करके तैयार किया था। So these are the artificial plasmids, you have to remember this plasmids। अभी PBR 322 और इन सब चीजों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको पॉलीलिंकर पूछ लिया जाए, कोई पॉलीलिंकर नेचुरल वेक्टर का एग्जांपल बताइए। ये सब तो आर्टिफिशियल है, PBR PUC ये सब पॉलीलिंकर है, लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल है। अगर आपसे नेचुरल पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, ट्राइप्लाज्मिड एंड बाइप्लाज्मिड फ्रॉम agrobacterium। So we have evolved or isolated this triplasmid and biplasmid from agrobacterium, and that is why natural और artificial दोनों का आपको जानना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। Now the next one is the structure of PBR 322। अब बच्चों आप लोगों का ड्यूटी है, मुझे बताइए यहाँ पर कितने क्लोनिंग साइट्स हैं। Just look at the diagram. If you have the diagram in your book, you can look over there also, but just try to find out or identify that how many restrictions, how many cloning sites are there in this PBR 322। पॉलीलिंकर तो है, लेकिन कितने क्लोनिंग साइट्स हैं। हाँ, रिया ने बोला। चलिए, और बच्चे देख लो, मुझे तो यहाँ पे जो भी विजिबल है वो दो ही विजिबल हो रहा है। ओजस्वी ने 7 बोला। 7 कैसे हुआ भाई, 7 तो नहीं होगा, कितना भी हो। मैं एक बार डायग्राम देख लेता हूँ बुक से, ठीक है, सो दैट मैं भी इजिली बता सकूं कि ये डायग्राम उतना विजिबल नहीं है, बट इट्स स्टिल एक एम्पिसिलिन है, एक टेट्रासाइलिन है, दो जीन्स है। ठीक है, जब भी आपको क्लोनिंग साइट फाइंड करना हो तो आप दो जीन्स को देखेंगे, कौन सी जीन्स को रिप्लेस करके कौन सा दूसरा जीन लाया जा सकता है, तो वो जीन्स का होना बहुत जरूरी है। तो दो जीन्स मुझे दिख रहे हैं। हाँ, वैष्णवी ने भी दो ही बोला। ओजस्वी आपने 3 क्यों बोला। जितने सेकेंड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट है ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दीज आर नॉट द क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स जिनको रिप्लेस किया जा सके, जिनको हटा करके डिजायर्ड जीन लाया जा सके,
तो वो क्लोनिंग साइट्स 2 ही होंगे। रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं पूछा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो है, साइट 7 है, वो 7 साइट को आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि वो जो आपके पूरा पूरा का पूरा डीएनए है, उसमें आप कौन से जीन्स को हटा के दूसरा डिजायर्ड जीन ला के रख सकते हैं। ठीक है, तो वो 2 ही जगह है, और वो 2 नाम क्या क्या है, एक टेट्रासाइलिन का है, टेट्रासाइलिन मतलब टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन, और एम्पीसिलिन मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टिंग जीन का है। ये समझ में आ गया बच्चों? किसी ने हैंड रेज नहीं किया, यस नो नहीं बोला। समझ में आ गया? क्लोनिंग साइट्स 2 ही हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 ही साइट्स को यहाँ पर रिप्लेस करके डिजायर्ड जीन्स ला के रख सकते हैं। ठीक है, या तो टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन को हटा करके कोई डिजायर्ड जीन ला के रख देंगे, या फिर एम्पीसिलिन रेजिस्टिंग जीन को हटा करके कोई दूसरा ला के रख देंगे हम। ओके बच्चों, अब छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन? क्या होते हैं और कैसे आते हैं ये? किसी माइक्रोब में ये कैसे आएंगे, या होते क्या है ये? आप अगर हैंड रेस करके आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कोई भी बच्चा, ये रेजिस्टिंग जीन क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग जीन है, ठीक है प्राची, लेकिन क्या मतलब, कैसे आते हैं? जैसे मान लो अगर तुमने कोई एंटीबायोटिक खाया, अगर तुम किसी पैथोजन को लेकर के कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक लिए जा रहे हो, तो कई बार तो पैथोजन मर जाते हैं, कई बार पैथोजन क्या करते हैं, उस एंटीबायोटिक को लेकर के अपने अंदर एक जीन डेवलप कर लेते हैं, जिसके हेल्प से वो एंटीबायोटिक उनके ऊपर असर नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ पैथोजन्स जो है उनके अंदर जीन्स पाए गए, जो अगर टेट्रासाइलिन और एम्पिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब जिनको टेट्रासाइलिन दिया गया, तो टेट्रासाइलिन को लेकर के किन्हों कुछ माइक्रोब्स ने उनके रेजिस्टिंग जीन डेवलप कर लिए। तो अब कितना भी टेट्रासाइलिन उनको दोगे तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह एम्पिसिलिन जो होता है, एम्पिसिलिन वालों ने भी यही काम किया। अब बच्चों एक छोटा सा, अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना हो, तो जब टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड में 7 दिन 14 दिन ऐसे करके एक कोर्स चलाया जाता है। कई सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि तुमको ये दवा या एंटीबायोटिक खाना है, 2 टाइम खाना है, 1 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है, डिपेंड्स ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तुमको जब खाना होता है वो दवाई, तो डॉक्टर स्पेशली बोलता है कि ये नागा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए इसमें, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर गैप हो जाता है तो तुमको दूसरी दवाई बदल दी जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अगर आप एंटीबायोटिक में गैप दे दोगे तो क्या हो जाएगा ऐसा? और फिर दवा क्यों बदल दी जाती है? एनीवन इन द ग्रुप? संदेश, सान्या, वैष्णवी, रिया, प्राची, उजासी, कल्याणी, कोई भी, एनीवन इन द ग्रुप? आज बॉयज बहुत कम है। उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए वो रेजिस्ट हो जाएगा। हाँ बच्चे, जैसे क्या होता है ना, जब तुम कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक खा रहे होते हो हर टाइम, तो बैक्टीरिया को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है, माइक्रोब को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम एक टाइम नहीं खाते हो, तो उस टाइम माइक्रोब के पास टाइम होता है अपने आप को चेंज करने का, मॉडिफाई करने का, वहीं पर वो रेजिस्टेंट जीन डेवलप कर लेता है, अगर कर पाया तो। और एक बार रेजिस्टेंट जीन डेवलप हो गया तो उसके बाद तुम वो वाली दवा, वो वाला एंटीबायोटिक कितना भी खाओ, उस माइक्रोब के ऊपर असर नहीं होगा, या उस माइक्रोब से जितने भी माइक्रोब नए बनेंगे उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर अब दूसरा एंटीबायोटिक दे देता है, क्योंकि, हाँ वैष्णवी बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? बताइए वैष्णवी। सर, अगर जब भी हम लोग जैसे कि आप बोले कि हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो फिर क्या हुआ?
ये बोलते बोलते इसकी आवाज कहाँ चली गई वैष्णवी? चलिए कोई बात नहीं, और कोई बच्चा बताना चाहता है? नेटवर्क इश्यू है, ओके इट्स ओके। चलिए ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है आप लिख दीजिएगा, आई विल रीड इट आउट एंड फाइंड। तो बच्चों पीबीआर 322 में यही चीज है कि रेजिस्टेंट जीन डेवलप कराया गया, और ये दो क्या थे हमारे क्लोनिंग साइट्स थे इसमें। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो क्या है, वेक्टर्स के हैं और प्लाज्मिड नहीं है। जो वेक्टर तो है लेकिन क्या नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है। जैसे कई बार हम बैक्टीरियोफेज के भी डीएनए को किस तरह यूज कर लेते हैं, एज अ वेक्टर यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज जाकर के बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हो सकता है उसके सेल से अटैच होकर के। तो दिस वन कैन आल्सो बी एक्ट एज वेक्टर, बट नॉट इन एवरी ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों आते हैं होस्ट सेल पे। होस्ट सेल क्या क्या हो सकता है? माउस, प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स तक ही है, या बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं होस्ट सेल, बैक्टीरियाज। तो अगर माउस के अंदर देना है किसी भी डिजायर्ड जीन को, तो SV40 या CMV, प्लांट के अंदर देना है तो CMV की उस पे देते हैं। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस करके एक होता है CMV। SV वायरस 40 जो होता है माउस सेल के लिए है। एडिनो, हर्पिस और रेट्रोवायरस के थ्रू हम किसके अंदर देते हैं डिजायर्ड जीन? एनिमल्स के अंदर देते हैं। और आर्टिफिशियल वेक्टर्स जो होते हैं वो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो हम लोग बनाते हैं खुद से। डिपेंड करता है कि कितनी उसमें कैपेसिटी। फैगमिट्स और आर्टिफिशियल वेक्टर, आर्टिफिशियल वेक्टर दो तरह के हैं, एक क्या है कॉस्मिड है, और एक क्या है फैगमिट्स है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कॉस साइट से ले रहे, मतलब बैक्टीरियोफेज में दो तीन साइट्स होते हैं अपने अलग अलग, ठीक है? तो उन दो तीन साइट्स में से आपने किस पार्ट में से आर्टिफिशियल वेक्टर बनाने की कोशिश की है, वहां उस हिसाब से डिपेंड करता है। हालांकि ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कॉस साइट से निकाला जा रहा है आपका वेक्टर, ठीक है, और प्लाज्मिड उसमें आपने जोड़ दिया, तो समझ लीजिए ये आर्टिफिशियल वेक्टर आपने तैयार किया है कॉस साइट से बैक्टीरियोफेज के। ओके। और अगर आपने फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज का डीएनए ले लिया है तो दैट इज फैगमिड प्लाज्मिड्स के साथ। तो प्लाज्मिड के साथ किसको मैच करेंगे? कॉस साइट को, तो कॉस्मिड बनेगा, और प्लाज्मिड के साथ फिलामेंटस डीएनए को ऐड करेंगे तो आपका फैगमिड बनेगा। दोनों की कैपेसिटी आप देख लीजिए, उसका 30 to 45 किलो बेस पेयर है, उसका बेस पेयर्स ज्यादा है, और इसकी बेस पेयर्स जो है बहुत ही कम है, अराउंड 10 बेस पेयर्स के इसमें आते हैं। देखिए बच्चों, आई थिंक ये अभी दे दिया क्या? अभी नहीं देना चाहिए था। पीसीआर क्या सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डिनेचुरेशन, पॉलीमरेज, ठीक है। ये पीसीआर रिएक्शंस यहीं पे दे दिया है, हालांकि थोड़ा आगे देना चाहिए था। मैं देख लेता हूँ आगे है कि नहीं, नहीं तो मैं यही समझा दूंगा फिर। है, आगे है, मैं इसको आगे ही समझाऊंगा, ठीक है बच्चों? यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास क्या है, किसी वायरस का आरएनए है, तो उस आरएनए से आप डीएनए कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली पीसीआर के थ्रू ही बनाएंगे। तो डीएनए बनाने से क्या होगा, आप उस डीएनए को एज अ वेक्टर और एज अ डिजायर्ड जीन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो अब हमारा आता है सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन मतलब हम अपना जीन खुद से बनाए, खुद से इन द सेंस कि आर्टिफिशियल कंडीशंस में डेवलप करें। तो जब इंटायर जीन किससे बनेगा बच्चों? कई सारे बेस पेयर्स से बनेगा, और कई सारे बेस पेयर्स के लिए कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ये आपको रॉ फॉर्म में लेने पड़ेंगे, और इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? इसको सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने किया था
आर्टिफिशियल डीएनए बनाने का काम किन्होंने किया था सबसे पहले? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए रेप्लिकेशन कराया था इन्होंने, और पूरा कंप्लीट आर्टिफिशियल डीएनए, पहली बार पूरा आर्टिफिशियल, इसमें नेचुरल जरा सा भी यूज नहीं किया। इन्होंने नेचुरल एक डीएनए स्ट्रैंड नेचुरल लिया था और एक इन्होंने सिंथेसाइज कराया था कॉर्नबर्ग ने। लेकिन हरगोविंद खुराना इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आप लोगों ने होपफुली नाम सुना होगा हरगोविंद खुराना का। जेनेटिक कोड में भी काफी ज्यादा रोल रहा है इनका। हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया, किसका? जीन का किया, पूरी तरह आर्टिफिशियल, बिना कोई टेम्पलेट लिए हुए। इसीलिए कॉर्नबर्ग से ज्यादा नाम किसका है आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस में? हरगोविंद खुराना का है, ठीक है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कितना बेस पेयर लॉन्ग था, बट स्टिल क्योंकि नोट्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। 44 बेस पेयर लंबा इन्होंने क्या किया था? सिंथेसाइज किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ होस्ट सेल्स। होस्ट सेल्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यीस्ट भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 4 तरह के होस्ट सेल्स हो सकते हैं जो डेवलप कराए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स से लेकर के। अब हम बच्चों प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। शैल वी स्टार्ट? या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं होने से आप हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। सिर्फ 2 बच्चों ने हैंड रेज किया, 3 बच्चों ने। हाँ, क्योंकि बच्चों देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन हमको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। और ऐसे आप लोग सो के रिस्पॉन्स दोगे बिल्कुल, हैंड भी रेज कर रहे हो तो 2 मिनट लेकर के हैंड रेज हो रहा है तुम लोगों का, ठीक है। हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अभी तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो क्या क्या कवर किए हैं? चारों हमने टूल्स पढ़ लिए, एंजाइम पढ़ लिया, डिजायर्ड जीन पढ़ लिया, वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, और आपके होस्ट सेल्स के बारे में पढ़ लिया। डिजायर्ड जीन ज्यादातर आर्टिफिशियल लिया जाता है, पहली बार हरगोविंद खुराना ने पूरी तरह बनाया था और कॉर्नबर्ग ने एक टेम्पलेट लेकर के उसकी हेल्प से बनाया था। होस्ट सेल एनिमल, प्लांट, यीस्ट और बैक्टीरिया हो सकता है, ऑलरेडी बता दिया गया है। अब बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, किसी एक वेक्टर में क्या 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस वेक्टर को काम में ले सकते हो। कौन सी 3 प्रॉपर्टीज एक वेक्टर में होनी चाहिए, तभी वो आरडीएनए बनेगा? एनी 3 प्रॉपर्टीज। कोई बच्चा आंसर नहीं देगा। कल्याणी आप बताइए। चलो प्राची ने एक बताया, ओरी। चलो वैष्णवी ने तीनों बता दिया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिलोकेशन नहीं, रेप्लिकेशन, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, ये 3 प्रॉपर्टीज होने से ही आप किसी को वेक्टर मान सकते हैं। नाउ द प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत सिंपल है और थोड़ा जल्दी होगा बच्चों। प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए को आइसोलेट करते हैं। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए डीएनए को छोड़ करके बाकी हर चीज को हम क्या कर देते हैं? लाइसिस कर देते हैं, गला देते हैं। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। तो हर चीज को क्या कर देते हैं हम लोग? डिजनरेट कर देते हैं। सेलुलोज है तो सेलुलेज दे देंगे, काइटिन है तो काइटिनेज दे देंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीएज दे देंगे, आरएनए है तो आरएनएज दे देंगे। तो कोई भी कंपोनेंट जो सेल में डीएनए के अलावा है, सबको हम क्या कर देते हैं? डिजनरेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं।
जिससे हमारा सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच जाता है। और डीएनए को हम क्या कर लेते हैं, आराम से आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में, चिल्ड एथेनॉल या अल्कोहल के प्रेजेंस में करते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, कि डीएनए के निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। डीएनए किसके प्रेजेंस में निकलेगा, चिल्ड एथेनॉल के प्रेजेंस में निकलेगा, प्रेसिपिटेट किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पूरा सेल्यूलर कंपोनेंट प्रेसिपिटेट करना है, ये कुछ लिक्विड्स होते हैं जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को प्रेसिपिटेट कराते हैं, मतलब नीचे की तरफ बैठाने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको पूरे सेल ऑर्गेनल्स को प्रेसिपिटेट करना है जो हार्ड है, तो वहां पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लगता है, आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। लेकिन अगर सिर्फ डीएनए को प्रेसिपिटेट कराना है, तो वहां पर चिल्ड एथेनॉल लगेगा। दूसरा चीज क्या है बच्चों, अब आपका जो डीएनए निकल गया, उस डीएनए में से आप क्या करेंगे, अपना डिजायर्ड जीन निकालेंगे, ठीक है। अब पूरा का पूरा डीएनए तो निकल गया आपका, हाँ। अब डीएनए आपने निकाल लिया, अब डीएनए में से आप क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड जीन को कट कराएंगे, किसके हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से आप कट कराएंगे। इसके बाद जो जीन आपका निकला है, डिजायर्ड जीन, वो तो एक ही निकला है ना। अब सोचो अगर वो एक जीन लॉस हो गया तो तुम इतनी मेहनत करके इतना कॉम्प्लेक्सिसिटी के साथ एक डिजायर्ड जीन निकाल रहे हो और 90% उसके फेल होने के चांसेस है, तो वो डिजायर्ड जीन तो बर्बाद हो जाएगा। फिर तुम पूरा डीएनए निकालो, फिर डिजायर्ड जीन निकालो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ रिएक्शन कराओ, बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन को यूज में लेने से पहले डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। और मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, और एम्पलीफाई करने का जो रिएक्शन है उसको हम पीसीआर कहते हैं, पॉलीमेरिक चेन रिएक्शंस। अब पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन जो है बच्चों, वो 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। और उसमें जो एंजाइम लगता है, जो सिंथेटिक एंजाइम लगता है, वो आपकी बुक में जो दिया है वो टैग पॉलीमरेज दिया है, टैग पॉलीमरेज दिया है, जिसकी एफिशिएंसी 70 डिग्री सेल्सियस पे अच्छी खासी है, 70 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि टैग पॉलीमरेज के अलावा भी कोई ऐसा पॉलीमरेज बताइए जो कि पीसीआर में हेल्पफुल हो सकता है, तो आप पी फ्लू और वेंट पॉलीमरेज का नाम ले सकते हैं। आप अपने पॉलीमरेज को क्यों नहीं लेंगे, पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन में, पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन में जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना होता है, या एक जीन से दूसरा जीन बनाना होता है, तो वहां पर एक स्ट्रैंड को दे दिया जाता है और एक स्ट्रैंड पे दूसरा स्ट्रैंड क्रिएट कराया जाता है। तो जब भी डीएनए में कोई एक नया न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड का चेन क्रिएट कराया जाता है, तो वहां पे पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम लग रहा है वो टैग पॉलीमरेज है, लेकिन टैग पॉलीमरेज के अलावा भी कुछ पॉलीमरेज हैं जो यूज में लिए जा सकते हैं, दैट इज पी फ्लू पॉलीमरेज एंड वेंट पॉलीमरेज, जो कि अलग अलग तरीके के माइक्रोब से निकाले जाते हैं। अच्छा बच्चों, तुमने अपना डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं लिया, या आरएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं लिया सिंथेसिस के लिए, तुम्हारे अंदर भी तो पॉलीमरेज था, तुमने अपना क्यों नहीं लिया। ये हमको इन ऑर्गेनिज्म का पॉलीमरेज लेने की जरूरत क्या पड़ गई रिएक्शन कराने के लिए, एनीवन। आप लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आंसर दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही। हैंड रेस करके चाहे तो बता सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं एटलीस्ट क्लास 12 के बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्वेश्चन ये रिपीट करना है कि आपने जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया पीसीआर में डीएनए के एक स्ट्रैंड से कंप्लीट डीएनए बनाने के लिए, वो अपना एंजाइम क्यों नहीं लिया आपने, अपना भी तो ले सकते थे, तुम्हारा भी तो बनाता है एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम बना देता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बना देता है रेप्लिकेशन करके, तुमने अपना पॉलीमरेज क्यों नहीं लिया, ये इन बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का पॉलीमरेज पॉलीमरेज एंजाइम क्यों लिया आपने। इनएक्टिव रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तुम लोग आंसर दो, नहीं तो मेरी वाइफ सामने बैठ के मुझे चिढ़ा रही कि आपके बच्चे तो रिप्लाई ही नहीं करते, कैसे टीचर हैं आप।
बता रहे हो बच्चे, बता रहे हैं। इज्जत तो रखो तुम लोग मेरी। कल्याणी ने एटलीस्ट बोला तो, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बताओ। वैष्णवी बताएगी, शाबाश। बताओ बच्चे। रिया भी बताएगी, गुड। बताओ। सर जो ये जो डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के, जो हम लोग आइसोलेट करते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहते हैं और वो डीनेचर्ड नहीं रहता, वेरी गुड, डीनेचर्ड नहीं होता। शाबाश। और वो कहाँ गई? रिया। रिया तुम भी बताओ। सर हम भी यही बोलने वाले थे जो वैष्णव भी बोल दिए। इसको भी आंसर पता था, इसका मतलब वेरी गुड। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि टैग पॉलीमरेज, पी फ्लू पॉलीमरेज, एवेंट पॉलीमरेज, ये 70-80 डिग्री सेल्सियस पे काम कर जाते हैं। लेकिन हमारा वाला जो पॉलीमरेज है वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही क्या कर जाता है, टाइफिस हो जाता है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, खत्म हो जाती है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। लेकिन ये लोग हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करते हैं। और पीसीआर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। वो हाई टेम्परेचर रिएक्शन ही है। तो वहां पे इसीलिए हमारा पॉलीमरेज काम नहीं कर पाता, हमारा पॉलीमरेज डीनेचर्ड हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ कि ये रिएक्शन कैसे होती है और स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो देयर आर 3 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्विंग इन पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, हम लोग डीएनए को, या जो जीन आपका डिजायर्ड जीन है, जो भी डिजायर्ड जीन है, उसको इतना हीट करते हैं कि जब तक वो अलग ना हो जाए। तो कितने पर अलग होता है, 90+ डिग्री सेल्सियस देते हैं, तब वो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। 5:3, 3:5 दोनों अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा टेम्परेचर कूल करते हैं इसका हम। टेम्परेचर कूल इसलिए करते हैं क्योंकि अब हमको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े, न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे टुकड़े अटैच कराने हैं। तो टेम्परेचर कूल नहीं करेंगे तो अटैच नहीं होगा। तो हम दोनों के साइड में 5:3 एंड का न्यूक्लियोटाइड ऐड कराते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनको हम प्राइमर्स कहते हैं, ठीक है। प्राइमर्स ज्यादातर डीएनए के ऐड कराए जाते हैं, या आरएनए का भी प्राइमर बनता है। ये ज्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं और बनाए जाते हैं। तो ये प्राइमर हम डीएनए के दोनों साइड में ऐड करा देते हैं। प्राइमर अगर तुमसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। अब आपने प्राइमर दे दिया दोनों साइड में, बस इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिलिंग। प्राइमर्स देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाँ, इनिशिएटर, हाँ कह सकते हैं। एक तरह से हमने पहला स्टेप करा दिया इस रिएक्शन का। अब हम लोग क्या देते चले जाते हैं, अब हम थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करते हैं और क्या देते हैं, टैग पॉलीमरेज देते हैं और साथ ही साथ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स देते हैं। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आगे जुड़ते चले जाते हैं और टैग पॉलीमरेज इनको बनाता चला जाता है, जिससे आपके दोनों क्या हो जाते हैं, डीएनए कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब आपका एक जीन से कितना जीन बन गया, 2 जीन बन गया, ठीक है। तो ये जो आगे बढ़ता चला गया प्राइमर, अब आगे बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते इसने पूरा का पूरा स्ट्रैंड कंप्लीट कर लिया। इस प्रोसेस को हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो पूरी प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, 3 स्टेप में कंप्लीट हुई। पहला स्टेप क्या था बच्चों, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज नोन एज एनिलिंग एंड थर्ड स्टेप इज नोन एज एक्सटेंशन। कैपिंग अभी यहाँ नहीं करेंगे हम, कैपिंग वैपिंग इसकी, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, हाँ, एक तरह से 5:3 इनिशिएटर दे दिया, या क्योंकि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होता है। तो आपने जो प्राइमर्स ऐड कराया है वो 5:3 डायरेक्शन में कराया है, इसीलिए प्राइमर्स यहाँ के बजाय यहाँ पर ऐड हुआ है, ओके। और यहाँ पर तो होगा ही 5:3 इस तरह से। तो 5:3 एक स्ट्रैंड पीछे की तरफ से बनेगा और एक स्ट्रैंड आगे की तरफ से पीछे बनेगा। लेकिन फाइनली क्या होगा,
आपके एक जीन से 2 जीन बन के तैयार हो गए। अब ये 2 जीन का अगर आप 30 साइकिल करा दो या 60 साइकिल करा दो, जितने भी साइकिल्स करा दोगे वो जीन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बनता चला जाएगा। और यही फायदा होता है आपका कि आपने एक डिजायर्ड जीन से बहुत सारे डिजायर्ड जीन्स बना लिए। कई सारे मतलब इस साइकिल्स को कई सारे बार चला दो, 1 से 2 डिजायर्ड जीन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो आप जब तक 20-30 साइकिल कराओगे ना, लाखों में पहुंच जाएंगे आपके जीन्स। ये समझ में आ गया बच्चों? पीसीआर ओके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? अब हमने डिजायर्ड जीन निकाल लिया। डिजायर्ड जीन निकालने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों का रिएक्शन कराते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो दोनों को एक ही पोजीशन पे कट करता है। दोनों को मतलब वेक्टर को भी और आपके डिजायर्ड जीन को भी एक ही पोजीशन पे कट करता है। और जिस पोजीशन पे कट करेगा उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस पोजीशन को हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पर भी वही वाला जीन कटा सीक्वेंस, यहाँ पर भी वही वाला सीक्वेंस कटा, तो अब यहाँ वाला सीक्वेंस उठा करके हम इसमें पुटअप कर देते हैं और क्या बन जाता है? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लाइगेट कर दिया जाता है उसमें, और आपका डिजायर्ड जीन अब किसके अंदर आ गया है? वेक्टर के अंदर आ गया है। एंड दिस इज हाउ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या कर देंगे बच्चों? डाल देंगे किसके अंदर? होस्ट के अंदर डाल देंगे। लेकिन एक छोटी सी बात जो हम बताना भूल गए थे, जब हम सेलेक्टेबल मार्कर बता रहे थे उस टाइम हम नहीं बता पाए थे। देखिए बच्चों, सिंपली क्या है कि 2 तरह के सेलेक्टेबल मार्कर्स दिए गए हैं आपके बुक में। एक सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का दिया गया है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा PBR 322 है, वो प्योर फॉर्म में क्या कर रहा है? टेट्रासाइलिन के ऊपर ग्रो कर रहा है ना। टेट्रासाइलिन एंटीबायोटिक के उस पे ग्रो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन है। लेकिन हम अगर उसका क्या करा दें, बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करा दें और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दें, मतलब ये वाला जीन अगर हम हटा दें, टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन हटा दें और उसको हम क्या बना दें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दें, तो क्या अब वो ग्रो कर पाएगा टेट्रासाइलिन पे? नहीं कर पाएगा। तो एक तरह का सेलेक्टेबल मार्कर ये हो गया कि जो प्योर रिकॉम्बिनेंट है, सॉरी जो प्योर PBR 322 है वो टेट्रासाइलिन पे ग्रो करेंगे, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट वाला है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास प्योर PBR 322 है। प्योर PBR 322 क्या करेगा आपका बच्चों? ये टेट्रासाइलिन पे भी ग्रो करेगा और एम्पिसिलिन पे भी ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों को लेकर रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन मान लो तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रिएक्शन कराया और टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन को हटा करके तुमने कोई दूसरा जीन लाके उसमें इंप्लीमेंट कर दिया, तो दूसरा जीन आपने क्या किया? लाइगेट कर दिया, जैसे यहाँ पे अभी किया गया है। ये देखिए, ये देखो टेट्रासाइलिन वाला जीन हटा दिया गया, कोई दूसरा डिजायर्ड जीन यहाँ पर लाके अटैच कर दिया गया। अब ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बच्चों। अब क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एम्पिसिलिन पे ग्रो होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टिंग जीन है। लेकिन जब इसको टेट्रासाइलिन पे डाल देंगे तब ये ग्रो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीन तो आपने हटा दिया जो टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन था, अब आपने दूसरा जीन ले आए हैं, टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन पे ये ग्रो नहीं होगा। तो ये एक सिलेक्टेबल मार्कर हो गया कि हाँ वैष्णवी बोलिए। सर मतलब जो सेलेक्टेबल मार्कर वो यही काम करता है कि एक को एक्टिव रहने देता है और एक को इनएक्टिव कर देता है अगर 2 हो साइड तो। सर एक को एक्टिव रहने देता है, हाँ मतलब जो चीज नहीं है उसके अंदर, जो जीन हटा दी गई है, अब वो जीन उसको नहीं बचा पाएगी ना।
जैसे टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस जीन, सर मतलब वो साइट को बोलिए क्या हुआ, हाँ बोलो। क्या हुआ, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या? ओके, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए, सपोज दैट मेरे पास ये एक पेन है, ये एक पेन है मेरे पास, और ये पेन में कोई कैप लग रही है, ठीक है। वो कैप इसी पेन का है, वो कैप इसी पेन का है, और हमने ये कैप निकाल करके किसी दूसरे में डाल दिया, और दूसरे पेन का कैप लाके इसमें एडजस्ट कर दिया हमने, और हो भी गया, ठीक है। तो ये क्या, जो नया वाला कैप आया है, क्या इसकी प्रॉपर्टी पुराने की तरह ही रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी ना। ये नया वाला कैप अपना प्रॉपर्टी अलग लेकर के आया है, बस सेट हो गया है इसके अंदर, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वैसी नहीं हुई जैसे इसकी थी पहले। अब पुराना वाला कैप का प्रॉपर्टी पुराना ही रहेगा। तो टेट्रासाइलिन जो है वो पुराना वाला कैप है, टेट्रासाइलिन रेजिस्टिंग जीन जो है वो पुराना वाला कैप है, इसको आपने हटा दिया। अब आप कुछ नया जीन ले जाके वहां पे डाल दिए, एनी न्यू जीन आप ले जाके वहां पे डाल दिया, टेट्रासाइलिन वाला जीन तो हट गया ना। अब जीन हट गया तो टेट्रासाइलिन से कौन बचाएगा इसको? कोई नहीं बचाएगा, मर जाएगा ये। तो टेट्रासाइलिन पे ये मर जाता है, एम्पिसिलिन पे नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टिंग जीन उसके पास होता है अभी भी। तो इसमें क्या हुआ, एम्पिसिलिन अभी भी एक्टिव है। इसलिए एक्टिव है क्यों? क्योंकि वो बचा ले रहा है। टेट्रासाइलिन को आपने खुद मार दिया, ठीक है। एक दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है बच्चों, कि जिस जीन को आप हटा दे रहे हो, जिस जीन को आप हटा रहे हो, और कोई नया जीन आप लेके आ रहे हो, नए जीन को डिजायर्ड जीन बोल रहे हैं, ठीक है। तो नया जीन पुराने वाले जीन को क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट कर दे रहा है ना। नया जीन आएगा तो पुराना वाला हट गया, तो पुराने वाले का फंक्शन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। अंडरस्टूड? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में एंजाइम का, इसमें नहीं दिया है, बट ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो एनर्जी आपके अंदर, एनर्जी का काम करता है, एक तरीके से एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जो जीन है बच्चों, उसको हम बीटा गैल कहेंगे। बीटा गैल जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है आपके अंदर। अब तुमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन को हटा दिया, और उसकी जगह कोई नया जीन ले आए, तो क्या आप तुम्हारी बॉडी के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? यस और नो? आपने बीटा गैल जीन को हटा करके कोई नया जीन ले आए, ठीक है। तो क्या वहां पर आपका ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? कहाँ चला जाता है मेरा? हाँ, नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि आपने उस जीन को रिप्लेस कर दिया, तो अब उस जीन का फंक्शन भी इनएक्टिव हो गया। इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब भी तुम कोई नया जीन ला करके किसी वेक्टर में इंप्लीमेंट करते हो, तो पुराने वाले जीन का फंक्शन क्या कर देते हो तुम, इनएक्टिव कर देते हो। और उसी इनएक्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। अब बच्चों ये बताइए, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये प्योर वाले में प्रेजेंट है या हाइब्रिड वाले में प्रेजेंट है?
बताइए। बच्चों मैंने सिंपली क्वेश्चन ये पूछा कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, लिसन 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 केयरफुली, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये प्योर वेक्टर में बन रहा है या रिकॉम्बिनेंट वाले में बन रहा है? प्योर में बन रहा है, वेरी गुड। तो जो आपका हाइब्रिड है उसमें ये लैग कर रहा है और प्योर वाले में ये बन रहा है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? अब जाके मुझसे पूछेंगे नहीं ना कि भाई जो रिकॉम्बिनेंट वाला है उससे पूछेंगे नहीं कि भाई आप रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, और प्योर वाले से ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई आपके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है कि नहीं है। प्योर और रिकॉम्बिनेंट को पहचानने का तरीका सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्योर वाले होते हैं ये सॉल्यूशन में ब्लू कलर देते हैं। ये सॉल्यूशन में कौन सा कलर देते हैं बच्चों? हाँ, सिलेक्टेबल मार्कर है, ब्लू कलर देंगे। और रिकॉम्बिनेंट वाले कलरलेस होंगे या कई जगह पे व्हाइट कलर लिखा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में, वो सारे के सारे क्या होंगे? कलरलेस होंगे या व्हाइट होंगे, और जो प्योर बचे रह जाएंगे वो ब्लू कलर देंगे। तो ब्लू कलर वालों को आप हटा देंगे और व्हाइट वालों को आप रिसीव करके अपने रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे। दो और एग्जांपल्स दिए गए हैं बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के आप ही के बुक में। दोनों ट्यूमर कॉजिंग सेल्स के दिए गए हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर, जैसे मान लो कोई पैथोजन है, वो क्या कॉज कर रहा है? ट्यूमर कॉज कर रहा है। ठीक है, और टोबैको प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज कर रहा है। और एनिमल के अंदर कोई वायरस है, रेट्रो वायरस आई थिंक बोलते हैं, वो भी ट्यूमर कॉज कर रहा है या कैंसर कॉज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो जीन, लिसन केयरफुली, दोनों वायरसेस जिस जीन की हेल्प से कैंसर कॉज कर रहे हैं, प्लांट्स में या एनिमल्स में या ह्यूमंस में, ठीक है, अगर हम उस जीन को, इनके उस जीन को हम क्या कर दें? इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दें, मतलब किसी दूसरे जीन से रिप्लेस कर दें, तो अब ये जीन ट्यूमर कॉज नहीं कर पाएगा। और जो आपने डिजायर्ड जीन दिया है हो सकता है वो उसके लिए हेल्पफुल हो, तो अब वो नुकसान करने के बजाय वो वायरस क्या करेगा? उस प्लांट को या ह्यूमन को फायदा करेगा। तो आप लोग कभी सोच रहे हो कि सर यहाँ पे जो आपने एग्जांपल दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, उसमें तो आपने नुकसान करा दिया हमारी एनर्जी का। ठीक है, वहां पे नुकसान कराया हमने, वो बस जस्ट एग्जांपल था, लेकिन प्रैक्टिकली हम फायदा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं आपको? प्रैक्टिकली हम वायरस का वो जीन ही इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं जो आपको नुकसान कर रहा था। अब इनएक्टिवेट करने पे फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपको? हाँ भाई स्टूडेंट्स, have you got any benefit from that insertional inactivation or not in this case? Obviously you will get. Okay, अब बच्चों नेक्स्ट टेक्निक क्या है? नेक्स्ट टेक्निक है कि जो जीन तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुमने बनाया, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बच्चों, उसको होस्ट में डालोगे कैसे? तो होस्ट में डालने के कई सारे तरीके होते हैं, इन तरीकों के बारे में समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। पहला है कि हम क्या करते हैं, सिंपली आपका आरडीएनए और होस्ट को एक साथ लेके आते हैं और वहां पे क्या ऐड करा देते हैं? डाइवेलेंट कैटायन।
ठीक है, डाइवेलेंट कैटायन ऐड करा देते हैं, लाइसोजाइम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो होस्ट के सेल वॉल में पोर क्रिएट हो जाता है और आरडीएनए उसमें एंटर कर जाता है। और कैटायन क्या करता है, परमिबिलिटी बढ़ा देता है उसकी। परमिबिलिटी बढ़ाने से क्या होता है, आरडीएनए तुरंत होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि हम लोग हीट कोल्ड शॉक देते हैं। क्या करते हैं, हीट कोल्ड शॉक देते हैं। तो जैसे मान लो हम उसको कहाँ रखते हैं, पहले आइस पे रखते हैं, फिर अचानक से हीट कर देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, फिर अचानक से आइस पे रख देते हैं। अब तुम ही अपना हाथ पहले हीट करो, पहले कोल्ड करो, फिर हीट करो, फिर कोल्ड कर लो, तो तुम्हारे हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो जाएगा। तो जो होस्ट सेल होता है, जब हम उसको इस तरीके से मतलब होस्ट सेल के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस तरीके से रखते हैं शॉक मेथड दे करके, तो होस्ट सेल समझ ही नहीं पाता है कि हमको क्या चीज अंदर लेना है या नहीं लेना है। इसी कंफ्यूजन में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेता है। ये दूसरा मेथड है, इसको हम हीट शॉक मेथड्स बोलते हैं। तीसरा है बच्चों कि हम लोग जीन गन का यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखा है बट आई लेट लेट मी टेल यू। हम लोग बायोलिस्टिक गन्स का यूज करते हैं। थर्ड मेथड, बायोलिस्टिक गन। इसमें हम क्या करते हैं, जो आरडीएनए है, आरडीएनए को किसी हार्ड लेयर में कवर करते हैं और एक फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट से किसके अंदर मार देते हैं, बंदूक से गोली मारते हैं ना, वो शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। इसी तरह एक गन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिससे आरडीएनए को मारा जाता है होस्ट के अंदर, जिससे आरडीएनए होस्ट के अंदर चला जाता है। एक और मेथड होता है, इसको माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्ट ही आरडीएनए को होस्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आरडीएनए को होस्ट के अंदर डायरेक्ट कर दिया जाता है बच्चों, इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से। एंड एक और मेथड होता है डिसआर्म्ड पैथोजेंस, जैसे तुम्हारे अंदर किया गया है। तुम्हारे अंदर जो कोरोना का वैक्सीन दिया गया है, उसमें कोरोना ही दिया गया है तुमको, उसमें तुम लोगों को क्या दिया गया है, कोरोना दिया गया है। इनएक्टिव करने के लिए कोई भी जीन होगा, कोई भी जीन चाहिए होगा। देखिए जैसे मान लो ये पूरा डीएनए है, इस डीएनए में ये वाला जीन हमको इनएक्टिव करना है सामने, ठीक है, दिस पार्ट वी हैव टू डन इनएक्टिव। तो ये पार्ट का पहले कोई फंक्शन रहा होगा, ये पार्ट कुछ फंक्शन करता है, इसको हमने हटा दिया तो ये फंक्शन भी हट गया, इसी को इनएक्टिव इंसर्शनल कहते हैं, इंसर्शनल एक्टिवेशन। अब यहाँ पर जो जीन आएगा नया वाला, वो अपना फंक्शन करेगा। तो वायरस में ये वाला पार्ट क्या कर रहा था, कौन सा फंक्शन कर रहा था, ट्यूमर क्रिएट कराने का काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, नए वाले जीन से उसको हटा दिया, तो इनएक्टिव हो गया वो, अब ट्यूमर नहीं बनेगा। हाँ, ऑल वैक्सीनेशंस आर डिसआर्म्ड पैथोजेंस। तो वैक्सीन में क्या करते हैं, पैथोजेंस को इनएक्टिव कर देते हैं और इनएक्टिव करके सिंपली हम जो भी होस्ट है उसके अंदर दे देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, जो जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको पहले डिसआर्म्ड कर देते हैं और होस्ट सेल के अंदर फिर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो जाके अपना रिएक्शन उनके अंदर कर सकता है। हाँ, बूस्टर सब में वही है, सब में वही है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को आपने क्या कर दिया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को आपने क्या किया, या जीन को आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो अब ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, इसीलिए वायरस वाला जो जीन है उसको भी आपने यही काम किया। तो जब पहले ही वैक्सीन लग गया है तब बूस्टर डोज क्यों ले रहे हैं? देखिए बच्चों, कई बार
एक लिमिटेड अमाउंट में इम्यूनिटी आपके अंदर हेल्पफुल नहीं होती है। कुछ डिजीजेस को भगाने के लिए आपको मोर देन एक्सेस इम्यूनिटी चाहिए, तो आपको रेगुलर इंटरवल पे उस वैक्सीन उस पैथोजन के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है, ताकि आपका जो एंटीबॉडी बने, ठीक है, वो कम अमाउंट में ना बने, वो उस एंटीजन को बहुत लाइटली ना ले। तो ऐसा होता है कि 2 या 3 बार वो डोज दिया जाता है, ताकि एंटीबॉडी जब भी अब लड़ने के लिए आए तो उसको हल्का समझ के लड़ने के लिए नहीं आए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बने। म्यूटेट कर जाएगा तो आपका सारा एंटीबॉडी बेकार हो जाएगा। अगर म्यूटेट कर जाएगा, कोई पैथोजन जिसके लिए आपने दवा ली है वो म्यूटेट कर गया, तुम्हारा एंटीबॉडी तो स्पेसिफिक है ना, एंटीबॉडी तो स्पेसिफिकली उसी के लिए बना है। अब कुछ और बन के आएगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा। अगर उसने म्यूटेट फिजिकली किया है, ठीक है, तब कोई इफेक्ट नहीं है। जेनेटिकली कर लिया है तो बहुत दिक्कत करेगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस वगैरह किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इतना एज सच, लेकिन अगर उसने जीन्स में चेंजेस कर लिए हैं तो एंटीबॉडीज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये पार्ट हमने ऑलरेडी समझा दिया आप लोगों को। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्या है भाई? एनिमल्स में कैसे ट्रांसफर करते हैं, हालांकि आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो रेट्रोवायरस लिया आपने, ठीक है, रेट्रोवायरस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ये मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया। रेट्रोवायरस को हमने कहाँ डाल दिया? माउस के अंदर डाल दिया, ठीक है। और इस रेट्रोवायरस में हमने क्या चेंज किया था? रेट्रोवायरस में हमने कौन सा जीन डाल के दिया था? ग्रोथ हार्मोन का जीन डाल के दिया था, ठीक है। तो रेट्रोवायरस क्या हो गया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया था। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को माउस में दिया गया, अब माउस के अंदर वो ग्रोथ हार्मोन आ गया, तो माउस का साइज जो था वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस माउस को हमने क्या नाम दिया था? सुपर माउस नाम दिया था, ठीक है। इसी तरह एक जीन जेलीफिश का हमने किसके अंदर डाल दिया था? रिशस मंकी के अंदर डाल दिया था, ठीक है। उसका क्या इफेक्ट हुआ तो नहीं लिखा है, लेकिन हमने ये ट्राई किया हुआ है। हमारे अंदर भी जो, जैसे मान लो कि ये तो आईवीएफ बता दिया गया, मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट्स को मिलाया गया, ठीक है, जाइगोट बनाया गया। ये हमारे अंदर नहीं है लेकिन एनिमल्स के अंदर ही है। जब जाइगोट बना बच्चों, तो उस जाइगोट में ही कोई जीन क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया, जाइगोट बनते ही, ठीक है। तो जाइगोट बनते ही जाइगोट का कोई जीन निकाल करके उस पर दूसरा जीन दे दिया गया। अब वो जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो बनाएगा। अब इम्ब्रियो को कोई भी मदर पाल देगी, तो पालने के बाद जो ऑर्गेनिज्म आएगा इन्फेंट बन के, वो जेनेटिकली क्या होगा? मॉडिफाइड होगा। ये हमारे अंदर भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर ये डिजीज है और ये बच्चे में पास हो सकती है। जैसे मान लो किसी के मदर या फादर को कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है और वो बच्चे में पास हो सकता है, तो जैसे ही जाइगोट बने, जाइगोट बनाना ही पहले कहाँ पे है? आईवीएफ कंडीशन में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आईवीएफ कंडीशन में पहले आप जाइगोट बनाएंगे और उस जाइगोट में इमीडिएटली उस जीन को हटा करके कोई दूसरा जीन रिप्लेस करेंगे, तब जाके बेबी जो होगा वो नॉर्मल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जल्दी कर नहीं पाता। एमनियोसिंथेसिस से तो आपको बच्चे का जेंडर पता चलेगा ना, बच्चे का जेंडर पता चलेगा, ठीक है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपको किसी ह्यूमन के बच्चे में चेंज करना है या बड़े एनिमल के बच्चे में चेंज करना है, तो उसका जाइगोट से ही आपको चेंज करना पड़ेगा, स्मॉलर लेवल पे ही। जाइगोट में अगर आपने चेंज कर दिया तो कोई भी जीन आप दे सकते हैं। जैसे तुम्हारे अंदर कोई चीज लैकिंग है, अगर तुमको पता है कि तुम्हारे बच्चे में भी होगा, तो आप बच्चे को एक्चुअली क्या करेंगे? आईवीएफ कंडीशन से पैदा करेंगे, तो वहां पर बच्चा नॉर्मल हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर तो पता चल जाएगा ना, पेरेंट्स में है या पेरेंट्स के पेरेंट्स में होगा, तो आपने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा होगा, उस बिहाफ पे पता चल जाएगा, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन बता दिया, पार्टी बैलिस्टिक गन बता दिया,
केमिकली मेडिएटेड ट्रांसफर, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो ट्रांसफर करा लेते हैं अपने साथ कैरी करके, जैसे कुछ लिपिड्स होते हैं जो एंट्री कर जाते हैं, या पॉलीएथेनाइल ग्लिसरॉल, ये भी लिपिड का ही एक फॉर्म है। ये भी क्या करता है, आरडीएनए को अपने साथ कैरी करके होस्ट के सेल में पहुंचा देता है। डिसआर्म्ड वाला नहीं दिया है। अब बच्चों सिलेक्शन और स्क्रीनिंग कैसे करोगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अगेन सेलेक्टेबल मार्कर से करोगे, तो ये वही चार्ट है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेकर के आप कर लो, और दूसरा तरीका क्या था जो मैंने अभी इंसर्शन इनएक्टिवेशन में बताया, कलर वाला, ठीक है। क्योंकि मान लो आपको नहीं पता है ना कि जाइगोट 2 सेल बना, 2 से 8 सेल बना, 2 से 4 या 4 से 8 बना, तो उन 8 में से, उन 8 सेल्स में से कौन सा सेल एक्टिवेट होकर हैंड बनाएगा या ब्लड बनाएगा, आपको नहीं पता है। मान लो तुमने चेंज इस वाले सेल में किया और बना ये वहां से, तो तुम तो बेवकूफ बन गए, प्रैंक हो गया। तो जाइगोट एक ही सेल है, उसमें जो भी चेंज करोगे, अब जाइगोट डिवाइड होगा तो वो चेंज के साथ ही डिवाइड होगा, इसीलिए जाइगोट में करते हैं बच्चे। या फिर डायरेक्ट ऑर्गन में करोगे, बड़ा होने पर तो ऑर्गन जल्दी रिसीव नहीं करता है। जैसे हाथ बन गया, अब आपको हाथ का ही कोई चीज डिफिशियंसी थी, तो आपने अब हाथ में ही वो जीन डालने की कोशिश की, लेकिन हाथ जल्दी रिसीव ही नहीं करेगा, जाइगोट रिसीव कर लेगा। तो जाइगोट में ही ऑलरेडी जो हैंड वाला जीन है उसको चेंज कर दो। अब वो 1 सेल बने चाहे 10 सेल बनने के बाद हैंड बनाए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो चेंज कंडीशन में ही रहेगा। सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, कल मुझे याद दिलाइएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस वगैरह थे, जैसे कैंसर पूछा था एक बच्चे ने, कैंसर पढ़ा देंगे। एक आध 2 टॉपिक होगा तो बता देना, वो पढ़ा देंगे, ठीक है। या सेकंड पार्ट पूरा कहोगे तो पूरा रिवाइज करा देंगे, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये पार्ट खत्म हो जाएगा कल जल्दी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। Anyone is having any problem, you can ask. अच्छा, बच्चों को क्वेश्चन पूछने का कहो, जल्दी से भागने लगते हैं। हाँ सर हमारा तो हो गया, काम खत्म। बच्चों मैंने कोशिश की है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई पॉइंट ना छूटे आपका, तो ऑलमोस्ट हर पॉइंट कवर करने की कोशिश की है अब तक जो भी चीज हुआ। सो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज की मैंने, इसलिए इंक्रीज की क्योंकि ये समझने वाली चीज है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस चैप्टर के कि इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं लेके चल रहा हूँ कि पहली बार पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आप भी इस तरह से लेकर के उसको पढ़िए कि आप पहले से कुछ चीजें जानते हो, मतलब आप रिवाइज करके ही आया करिए आगे का कंटेंट पढ़ने, तभी आपको, क्योंकि मैं जल्दी लेके चल रहा हूँ, रिवीजन है ना इसलिए, तो आप भी उस हिसाब से अपने आप को कोप अप कीजिए। तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है बच्चों, देन इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अच्छा कुछ आया है क्या? हाँ सान्या बताइए। हाँ सान्या बोलिए। वैष्णवी तो जा रही थी थैंक्स सर बोल बोल के। हाँ अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। हो गया आप अनम्यूट। सर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होता है उसके कारण बेनाइन ट्यूमर हो सकता है? कभी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होगा वो बेनाइन के बाद ही होगा, ठीक है। मतलब सर अगर मेलिग्नेंट जो होता है वो स्प्रेड होता है ना, जैसे कि अगर आउटग्रोथ हुआ और वो सेल्स कहीं ब्लड सेल्स मतलब ब्लड वेसल्स में गया, फिर वहां पर आउटग्रोथ हुआ, तो वो बेनाइन हो सकता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, हर मैलिग्नेंट बेनाइन ट्यूमर है, हर मैलिग्नेंट बेनाइन ट्यूमर ही है, ठीक है। लेकिन एक जगह से ज्यादा क्रिएट हुआ है, लेकिन हर बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं होता, ठीक है।
मतलब अगर कोई मेलिग्नेंट है तो वो श्योर है कि वो बेनाइन होगा या रहा होगा पहले, ठीक है। लेकिन कोई बेनाइन है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या है, मेलिग्नेंट है, क्योंकि बेनाइन एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही बढ़ता रहता है। मेलिग्नेंट एक लोकेशन पे बढ़ रहा है तो बेनाइन है, फिर वो टूट के चला गया दूसरे लोकेशन पर बढ़ने लगा तो दो बेनाइन हो गए, मतलब अब ये मेलिग्नेंट केस हो गया। जहां पर एक से ज्यादा बेनाइन एक साथ बनने लगे तो उसी को तो मेलिग्नेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ चलेगी ये, ठीक है सान्या। यस सर। सर सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस बता दीजिए। देखो ऑन्कोजेंस भी जो होते हैं ना, ये भी कैंसर रिज्यूमिंग सेल्स होते हैं, कैंसर रिज्यूमिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन्कोजीन्स आपके इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। किस प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं, जो आपके सेल्स की कंट्रोल्ड ग्रोथ वाली प्रॉपर्टी होती है, इसको खत्म कर देते हैं आपके अंदर, जिसके वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऑन सेलुलर ऑन्कोजेंस, सेल के अंदर पाए वाले ऑन्कोजेंस थे। और क्या था और दूसरा क्वेश्चन, प्रोटो ऑन्कोजेंस। प्रोटो ऑन्कोजेंस भी, प्रोटो ऑन्कोजेंस जैसे हो सकते हैं वायरस, कोई वायरस आके आपके अंदर वो जीन एक्टिवेट कर दिया ऑन्कोजेन वाला, तो प्रोटो ऑन्कोजेनिक हो गया, ठीक है। क्या प्रीवियस फॉर्म्ड ऑन्कोजेनिक सेल्स, सो दैट इज द आल्सो ऑन्कोजेंस। अगर किसी पैथोजन ने आके आपके सेल्स को एक्टिवेट किया, प्रोटो ऑन्कोजेन हो गया। अगर किसी कार्सिनोजेन ने एक्टिवेट किया है तो मान लो सेलुलर ऑन्कोजेन में ले लेंगे आप उसको। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कल हम कैंसर को एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर देते हैं होने के बाद। चलिए बच्चों, ठीक है, दैट्स ऑल।